नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विद ज्योतिष चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। पार्ट 2 है बचपन, वसंत भाग 1 से है। बच्चों, इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये जो चैप्टर है बचपन, इनकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की कुछ यादें हमें बता रही हैं। और ये संस्मरण है, संस्मरण यानी यादें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी यहाँ लेखिका कहना चाहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। लेखिका कहती हैं कि ये आपसे इतनी बड़ी हैं कि हो सकता है ये आपकी दादी या नानी की उम्र की हो, या फिर बड़ी बुआ या बड़ी मौसी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। परिवार में सबसे बड़ी हैं, इसलिए परिवार के सभी लोग इन्हें बड़ी दीदी, जीजी यानी बड़ी दीदी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी इनके कहने का अर्थ है कि इनकी जो उम्र है वो अधिक होते जा रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी यानी बच्चों 100 वर्ष, यानी ये इनका कहने का अर्थ है कि ये 1900 से 2000 साल ये जो है ईयर में इसमें पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगी कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग के। तो लेखिका कहती है, कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि अब जब से वो उनकी जो उम्र है वो अधिक होती जा रही है, तो अब उन्हें सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने पसंद आते, अच्छे लगते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका कहती हैं कि बचपन की जो फ्रॉक हैं उन्हें अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, जिस पे ऐसी धारियां हों, ओके। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, जो शर्ट में आगे कफ लगा होता है ना बच्चों, उस पर बटन होती हैं, हम बंद करते हैं, उसे कफ कहते हैं। हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिंग भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी लेखिका कहती हैं कि बचपन में उन्हें अपने मोजे, और बाकी जो भी बच्चे हैं उन्हें भी अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। ये मोजे हम नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं दे सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी इतवार की जैसी सुबह होती ही अपनी साफ सफाई में लग जाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर वो इंसान का नाम है जिसे अपनी कहानी सुना रही हैं बच्चों। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। लेखिका यहाँ कहती हैं कि इनके समय में, इनके बचपन में जो जूते आते थे बहुत ही हार्ड होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से पैरों में क्या हो जाते थे, छाले पड़ जाते थे। लेकिन अब के जूते जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी उस समय के जो जूते थे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, जिसकी वजह से पैरों में छाले पड़ जाते थे, तो उसके साथ में जूतों के साथ ही इनको अपने छालों का भी इलाज शुरू करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। रुई इसलिए रखते थे कि जब भी जो जूतों की जो रगड़ पैरों में पड़ते तो उससे छाले पड़ जाते, तो जहाँ रगड़ होती वहाँ वो क्या करते, मोजों के अंदर वो अपने रुई लगा लेते थे। तो जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जूता लगना यानी कि जूते की जो रगड़ लगना पैरों में। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यहाँ लेखिका कहती हैं, कृष्ण सोबती जी कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में काफ़ी फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था।
यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, यानी कि इनको कितना दवा लेना है वहाँ ग्लास में ऐसे निशान या जो भी जिसमें ये दवा पीती थी उसमें एक मेजरमेंट वहाँ पे लगा दिया जाता था कि इतना आपको दवा पीना है। और लेखिका ये भी कहती है कि उस दवा जो नहीं है, यहाँ पे कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो देख करके इन्हें बहुत ज़्यादा मितली होने लगती थी। मितली यानी उल्टी जैसी लगने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका यहाँ कहती हैं कि वो शनिवार की जो दवा थी, अगर वो न भी पीती तो भी वो सेहत उनकी ठीक ही थी। आगे कहती हैं कि तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियां हैं भी बदल गई हैं। लेखिका कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे जो बचपन की जो बातें हैं, जो जिस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है बच्चों को, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। जैसे यहाँ पे बता रही हैं, याद रहे कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। बच्चों आप साइड में देख सकते हैं ग्रामोफोन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो कुछ घरों में ही ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। अब कुल्फ़ी कम और आइसक्रीम ज़्यादा बिकती हैं, ठीक है। कचौड़ी समोसा ज़्यादा खाया जाता था उस समय में, लेखिका के समय में, अब पैटीज़ में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। यहाँ कहती है कि सहतूत और फालसे जो खसखस के शरबत थे, अब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इस समय कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पेप्सी वगैरह सब ज़्यादा पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। ये शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविस्को रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। यहाँ पे वेगर्स और डेविस्को रेस्टोरेंट का नाम है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ड्यूटी लगने का अर्थ यहाँ पे है बच्चों कि अगर 4 भाई बहन हैं तो अगर आज बड़ा भाई जा रहा है तो कल उसके छोटे वाला जाएगा, फिर तीसरे नंबर वाला। इस तरीके से ड्यूटी होती थी ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से कुछ उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत ही मन लुभाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। यानी लेखिका कहना चाहती कि हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट यहाँ पे हम खरीदने की छूट थी, लेकिन अब के बच्चे रोज़ ही चॉकलेट खाते हैं। के तो लेखिका आगे कहती हैं कि इनके पास चॉकलेट की और टॉफ़ी की स्टॉक ज़्यादा रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर आराम से मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। तो साइड में बच्चों पिक्चर लगा दी है मैंने, आप देख सकते हैं काफल एक फ्रूट है और यहाँ पे काफल खट्टे मीठे और लाल कलर के हैं, ठीक है, यहाँ बता रही हैं। तो लेखिका कहती है कि सोच कर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, चेस्टनट साइड में लगी है इमेज बच्चों, आप देख सकते हैं। और ये आगे कहती है कि चेस्टनट को आग पर भुने जाते हैं, जो चेस्टनट है वो भून कर और छिलके उतार कर खाए जाते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। कुछ इस तरीके से बता रही हैं, ठीक है, जो कि आज भी मिलते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका यहाँ कहती हैं कि ये जो जिस मूवी का गाना है चना जोर गरम, उन दिनों जो स्कूल के हर एक बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात
फिर कभी। यहाँ लेखिका कहती हैं कि हम घोड़ों को जो है कुछ कम ही आंकते थे, कुछ कम समझते थे, उन पर हंसते थे। जो नानी के यहाँ के जो घोड़े थे वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। और ये जो बातें हैं वो फिर कभी बताएंगी हमें। शाम को रंग बिरंगी गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यहाँ लेखिका कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगी जो गुब्बारे हैं, जागो का पहाड़, ऊंचा जो चर्च है, उनकी चर्च की जो जब घंटियां बजती तो ऐसा लगता कि प्रभु जो यीशु है वो हमें संगीत के माध्यम से कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। लेखिका कहती है जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाता, सूर्य मध्यम होता जाता, हर जगह जो लाइटें हैं, जो बत्तियां हैं वो जलने लगती और दुकानों और मॉलों की जो रौनक है वो देखते बनती। क्या चमक होती। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी जो स्कैंडल पॉइंट था जहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। यहाँ लेखिका कहती हैं कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी। एक दुकान था जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल छोटा सा बना हुआ था, जिसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनका आवाज आता बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, यानी जब भी ऊपर से हवाई जहाज उड़ता तो जो बच्चे थे वो अपने घर से बाहर आ जाते थे हवाई जहाज को देखने। दिखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यानी यहाँ पे हवाई जहाज को लेखिका कह रही है भारी भरकम पक्षी। यह देखो वह गायब, अभी दिखा कि तुरंत गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। यहाँ कहती हैं कि जो मॉडल वाली दुकान थी, जो शोरूम था, उसके बगल में एक दुकान थी जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। जो भी उन्हें देखता, छोटा या बड़ा, वो कहता कि आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में तुमने चश्मा लगाया हुआ है, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि यहाँ पे लेखिका उन लोगों को बताती कि हाँ, कुछ समय के लिए मेरे आंखों पे ये चश्मा है, कुछ समय के बाद मेरी जो आंखें वो ठीक हो जाएंगी और मुझे चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, यानी पूरा विश्वास दिलाया था कि चश्मा जो है ज़्यादा समय तक नहीं पहनना पड़ेगा, नंबर कम होते ही वो क्या चश्मा उतर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने आप की इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो क्या होगा, चश्मा तो लगेगा ही। लेखिका इस तरीके से कहती हैं। तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, यानी उन्हें चिढ़ाया। देखो देखो कैसी लग रही है, चचेरे भाई ने उसे चिढ़ाया, देखो देखो ये कैसी लग रही है। तो उनके चचेरे भाई ने क्या कहा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी खीजी यानी गुस्सा हुई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो लेखिका कहती है शेर बुरा भी नहीं था, बात तो सही थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी उनके भाई ने क्या कहा कि सूरत बनी लंगूर की। तो ये बात जो है लेखिका सोच रही थी आईने में देख देख कर। सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ, अब अपने में लेखिका ऐसे कर नहीं थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी लगा लेखिका को। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता।
लेखिका यहाँ कहना चाहती हैं कि अब चश्मा लगाते लगाते उन्हें भी आदत हो चुकी है। जब कभी चश्मा उतार देती तो उनको लगता है कि अरे कुछ तो खाली है जो चेहरे पे लगाना है। ठीक है, आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र हैं या कोई अंकल या आंटी हैं जो कि हमेशा चश्मा लगाते हैं, और कभी ऐसा हो कि आपने उन्हें कभी बिना चश्मे के देखा हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता हो कि भाई ये वही अंकल आंटी है, ये वही मेरा दोस्त है, कुछ अजीब सा लगता है। तो कुछ ऐसा ही लेखिका हमें बता रही हैं। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं टोपियाँ। कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सुभीते यानी कि सुविधाजनक। ठीक है, तो बार बार दुपट्टा ओढ़ने से अच्छा उनको ये लगता है कि वो टोपियाँ पहनकर रखें। तो बच्चों, यहाँ पे जो चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।